एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट च्युति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बजट के बारे में तो सारे ही जानते हैं। गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और ये किसके साथ रिलेटेड होता है? एक्सपेंडिचर और इनकम के साथ। कौन कौन से सोर्सेज पे, कौन कौन से सेक्टर पे, किस सेक्टर पे गवर्नमेंट की डिटेल इंफॉर्मेशन, किन किन फील्ड में वो कितना खर्चा करेगा, एजुकेशन पे कितना करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना करेगा, हेल्थ पे कितना करेगा, और किन किन सोर्सेज से, किन किन सेगमेंट से गवर्नमेंट को क्या हो जाएगी, इनकम होगी। जैसे जीएसटी का रेट क्या रखेगा, इनकम टैक्स का रेट कितना रखेगा, पेनल्टी कितनी चार्ज करेगा, अलग जितने जितने भी सेक्टर्स होते हैं। और ये गवर्नमेंट बजट क्या होता है? ये जो एक्सपेंडिचर इनकम होती है, इट इज नोन टू बी एक्सपेक्टेड, और ये अप टू अपकमिंग ईयर के लिए बनाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? फिस्कल ईयर। और ये प्रेजेंट कब किया जाता है? फेब के मंथ में प्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसका मीनिंग देखें थ्योरेटिकल वे से, तो क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्ट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें क्या शो की जाती है? डिटेल शो की जाती है। किसके रिगार्डिंग? एक्सपेक्टेड रिसीप्ट। रिसीप्ट का क्या? इनकम। ड्यूरिंग द ईयर कौन कौन सोर्सेज से उसको इनकम जनरेट हो सकती है। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, इसमें हम सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, डेट जिसके बेस पे क्या बना जाती है? बजट की पॉलिसीज बनाई जाती है, एक्शंस बनाए जाते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट किए जाते हैं। ये किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके और इकोनॉमी में क्या लाई जा सके? स्टेबिलिटी लगाई जा सके। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ। सबसे पहले हमारी इकोनॉमी, हमारा मेन मोटिव क्या है? पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को इंक्रीज करना, ताकि नेशनल इनकम को भी इंक्रीज किया जाए और हमारे इकोनॉमी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी क्या किया जाए? इंक्रीज किया जा सके। ये किन वे से हो जाता है? जब पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू या फिर प्राइवेट एक्सपेंडिचर के थ्रू। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन होती है? जो कि पब्लिक के लिए किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स होगी, स्कूल्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन या फिर ब्रिज हो गया। अब जो प्राइवेट के नाम से कंसर्न है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स होती है जो कि इंडिविजिबल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजिबल्स के साथ की जाती है और जिनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये भी इनडायरेक्ट वे में किसमें हेल्प करती है? जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करती है। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, अल्टीमेटली फिर से क्या होगी? हमारी जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्या होंगी? ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस ढंग से एलोकेशन करता है कि इकोनॉमी में क्या हो? बैलेंस्ड ग्रोथ हो। अब मेन क्या है हमारी इकोनॉमी में? गवर्नमेंट का मेन रोल क्या होता है? टू प्रोवाइड द सोशल वेलफेयर। लेकिन सोशल वेलफेयर के साथ ही सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। सरवाइव करने के लिए, कि इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज करने के लिए प्रॉफिट मेकिंग भी क्या होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोटिव होता है। इसलिए गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस वे से एलोकेट करती है कि सोशल वेलफेयर भी मेंटेन किया जा सके और प्रॉफिट मोटिव को भी इंक्रीज किया जा सके। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए जो हमारा सबसे अच्छा, इसकी एग्जांपल ये हमारे खाद्य प्रोडक्ट्स। हमारे जो खाद्य प्रोडक्ट्स हैं, इनके साथ वेस्टेज भी कम होती है, प्लस वे इको फ्रेंडली भी होती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या इंक्रीज करता है? सब्सिडीज इंक्रीज करता है। ऑन द अदर हैंड, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हमारे इंजरियस टू हेल्थ हो जाए, जैसे कि लिंकर हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, एक तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए, प्लस ये इनकम का सबसे ज्यादा सोर्स है। गवर्नमेंट इन पे जो प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, क्योंकि इसके लिए इन पे टैक्स की रेट को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही क्या होता है? टैक्स होता है। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। जितनी भी पब्लिक गुड्स होती हैं, उनको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट पे होती है। अब पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती हैं विच इज ज्वाइंटली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। जिनको कौन यूज करती है? गवर्नमेंट। जो पब्लिक हमारी प्रॉपर यूज करती है ज्वाइंटली। अब जैसे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया, वहां पे ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि एक ही बंदा जा सकता है। कोई भी पर्सन जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेनिफिट उठा सकता है। गवर्नमेंट ने पार्क कंस्ट्रक्ट किया है। अब पार्क ये तो पता नहीं एक पर्सन के लिए या उस पर्सन के लिए है, इसको ज्वाइंटली ह्यूमन नेचर एंजॉय करने के लिए बनाया जाता है। तो यही होते हैं जितनी भी पब्लिक गुड्स को कंस्ट्रक्शन करनी है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि
प्राइवेट लोग इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो किस लिए काम करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिफेंस को मेंटेन करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए हमारी इकोनॉमी में मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस होती हैं, जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं, जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एक होती है स्टेबल कंडीशन, जिसमें सब कुछ ठीक है, बैलेंस की कंडीशन, जिसको हमारी इकोनॉमी चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये कौन सी सिचुएशन होती है, एक तरह की आइडियल सिचुएशन होती है। दूसरी कौन सी होती है, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट कौन सा बजट यूज करती है, सरप्लस बजट होता है। अब सरप्लस का मतलब पॉजिटिव, ये वो कंडीशन होती है जिसमें रिसीप्ट किसके ज्यादा होती है, एक्सपेंडिचर की। तो गवर्नमेंट इस केस में टैक्सेस को क्या कर देता है, हाई कर देता है, टैक्स के रेट्स को। ऑन द अदर हैंड एक और कंडीशन होती है, डेट इज नोन टू बी डिफ्लेशन की कंडीशन। अब डिफ्लेशन की कंडीशन कौन सी होती है, डेफिसिट की कंडीशन, जब हमारी इकोनॉमी किसमें जा रही होती है, डेफिसिट में। इसमें इसका मतलब जो हमारे रेवेन्यू होती है, रिसीप्ट होती है, वो एक्सपेंडिचर से क्या होती है, कम होती है। तो इसके लिए इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए जो गवर्नमेंट इस केस में टैक्स के रेट को क्या कर देती है, कम कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम, हमारी इकोनॉमी में गैप कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है बिटवीन द पुअर एंड द रिच। जो पुअर लोग हैं वो और पुअर हो रहे हैं, जो रिच लोग हैं वो रिच हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, अपनी इनकम को इस ढंग से रीडिस्ट्रीब्यूट करना कि दोनों में जो गैप है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। जैसे कि पुअर लोगों से जो ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोवाइड की जाती है, सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट हो सके, उनको न्यू न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। ऑन द अदर हैंड रिच के ऊपर क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनकम किसके पास जाए, गवर्नमेंट के पास जाए, और उनकी इनकम क्या हो सके, थोड़ी सी कम हो सके, और दोनों में क्या आ सके, इक्वालिटी आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। गवर्नमेंट रीजनल सबसे क्या होता है, सब अलग अलग रीजन, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश। हमारे गवर्नमेंट का मेन रूल होता है जितने भी रीजन है उनकी प्रॉपरली ग्रोथ करना। इसलिए जो हमारे थोड़े से वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, बैकवर्ड सेक्शन है, जिनको किन नाम से जानते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा रिबेट्स प्रोवाइड करती है, ज्यादा से ज्यादा होलिडे पैकेज प्रोवाइड करती है, ज्यादा से ज्यादा वहां के लोगों को क्या देती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ताकि उन एरियाज की भी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। हमारा लास्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये तो हम देख ही चुके हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट है, वो इनडायरेक्ट वे में क्या हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने पे हेल्प करता है। इसके बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग डायरेक्ट स्कीम्स भी चलाई हुई है, जैसे कि एक उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम चली है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके लिए जितने भी रूरल एरिया के एजुकेटेड लोग हैं लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको 100 डेज के लिए क्या प्रोवाइड की जाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, एम्प्लॉयमेंट बिल प्रोवाइड किया जाता है। ये कौन से थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। लास्ट हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। हमारे गवर्नमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं रिसीप्ट्स, एक होते हैं एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट्स का मतलब क्या होता है, इनकम। इनकम मतलब इनफ्लोस, इनफ्लोस मतलब कैश का आना। वो सारे मेथड जिनकी हेल्प से गवर्नमेंट के पास कैश आता है प्लस कैश का बैलेंस इंक्रीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिसीप्ट्स। और जितनी भी आउटफ्लोज होती हैं, आउटफ्लोज का मतलब क्या होता है, कैश का जाना। जिस चीज पे हमारा कैश का बैलेंस डिक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। अब इनकम गवर्नमेंट के 2 टाइप्स की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। इनके बारे में हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ, सबसे पहले हमें इनमें जनरल डिफरेंस देखते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल में क्या होता है। आर का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू। आर का मतलब क्या होता है, रेगुलर। जो इनकम के सोर्स गवर्नमेंट के रेगुलर वे से होते हैं, चाहे जो जो कैश इनफ्लोस उसको रेगुलर जनरेट होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट। जैसे मंथली टैक्स मिलता है, मंथली रेंट आता है, मंथली पेनल्टी चार्ज की जाती है, मंथली लाइसेंस फीस होती है, वो किसमें होते हैं, जो हर मंथ डे बाय डे नेचर में हमें रिसीव होनी ही होनी होती है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट क्या हो गया, वो इनकम के सोर्स जो कि रेगुलर नेचर के नहीं होते, जो कभी कभार होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया,
अपनी कोई भी सेल डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपने शेयर सेल्स कर दिए। अब ये तो है नहीं गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट रोज के रोज सेल करेगी, कभी कभार सेल करेगी। वो कौन सी हमारी रिसिप्ट हो जाती है? कैपिटल रिसिप्ट। सेम वे से रेवेन्यू का मतलब आर फॉर रेगुलर, जो खर्चे गवर्नमेंट के रेगुलर नेचर के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कोई भी चीज, सैलरी पेड, बोनस पेड, वो कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन वो एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू नेचर के नहीं होते और जिनका बेनिफिट्स हमें आने वाले टाइम तक मिलता है, वो कौन से हो जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि गवर्नमेंट रोज रोज हॉस्पिटल नहीं बनाती किसी पर्टिकुलर एरिया में, रोज रोज डाइम कंस्ट्रक्ट नहीं करती, किसी किसी एरिया में कभी कभी किया जाता है, जो और जिनमें बहुत ज्यादा आउटले एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इनका मीनिंग देखिए तो हमने पेपर में ये नहीं लिखना आर फॉर रेगुलर, ये पॉइंट्स हम डिफरेंस पे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका पूरा मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या आता है? नीदर नोर। ये क्या आ जाता है? हमारे कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं विच ईदर इंक्रीज द लाइबिलिटीज एंड रिड्यूस द एसेट्स, जो या तो हमारी लाइबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं या भी हमारे एसेट्स को डिक्रीज करते हैं, वो कौन से रिसिप्ट होते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट वो होते हैं विच नीदर इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, जो ना ही लाइबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और ना ही हमारे एसेट्स को डिक्रीज करते हैं। वैसे ही सेम वे से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? विच ईदर डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट्स। जैसे यहाँ पे देखो, एक के ऑपोजिट दूसरा है। जब हमने रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करनी है तो हमने कैपिटल रिसिप्ट को लेके चलना है, विच नीदर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स। वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर विच ईदर डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन द एसेट्स। अगर हम रेवेन्यू लेंगे तो हम क्या बोलेंगे? विच नाइदर डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट्स, उनको क्या बोलते हैं? हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। इनके बारे में वन बाय वन इन टर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट सेशन। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस